Hello, dear bankers. नमस्कार, गुड इवनिंग. यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन. सो JAIB 360 डिग्री सीरीज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है. और मॉड्यूल ए हमारा कंप्लीट हो चुका है. कंप्लीट मॉड्यूल ए का कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे मॉड्यूल बी की. तो आज से हमारा जो क्लास है वो मॉड्यूल बी का स्टार्ट होगा. और मॉड्यूल बी में दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होगी वो किसके ऊपर बेस्ड होगी? प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग, टाइप ऑफ बोरोवर्स. ठीक है, तो इन दो मुद्दों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग एंड टाइप ऑफ बोरोवर्स. ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करें उसके पहले दोस्तों मेरा नाम है अरविंद सर और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर. ठीक है दोस्तों, या फिर QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ क्लास और एग्जाम के नोटिफिकेशंस वगैरह भी हम आपको समय समय पर शेयर करते रहते हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग की. किसकी बात करेंगे? कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग, यानी वो मुख्य प्रिंसिपल या मुख्य सिद्धांत जो बैंक लोन देते समय फॉलो करता है. एक्चुअली होता क्या है, कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं. जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्यों जरूरी हैं, है ना? अगर बैंक कोई प्रिंसिपल्स फॉलो करता है तो वो क्यों जरूरी है ना? देखिए, अगर कोई बैंक प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करता है तो उसके पीछे क्या जरूरी है? देखो, कोई भी बैंक आज जो भी लैंडिंग करता है, कोई भी बैंक जो भी लैंडिंग करता है, क्या करता है दोस्तों? लैंडिंग यानी जो भी पैसा उधार के तौर पे देता है किसी भी बोरोवर को, ठीक है, वो पैसा बैंक के पास कहां से आता है? बैंक के पास आता है डिपॉजिट के फॉर्म में. किसके फॉर्म में? डिपॉजिट के फॉर्म में. और डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा कौन जमा करता है? डिपॉजिटर. कौन करता है? डिपॉजिटर. ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे बैंक को ये बात ख्याल रखनी होती है या कोशिश करता है बैंक कि जो भी पैसा बोरोवर के पास जा रहा है वो पैसा बैंक को समय पर वापस मिल जाए, यानी पैसे की सेफ्टी रहे. दूसरा, बैंक जिस लोन को प्रोवाइड करता है उसके अगेंस्ट में जो सिक्योरिटी मिली है वो लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए. क्यों लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए? क्योंकि ये अपने पैसे की डिमांड कभी भी कर सकते हैं, तो बैंक को इनका पैसा देना पड़ेगा. तीसरा, बैंक को प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब जो भी अमाउंट लोन के तौर पर प्रिंसिपल के तौर पे दिया है उस पर कुछ इंटरेस्ट के साथ बैंक को पैसा मिलना चाहिए. फिर आ जाता है पर्पस. तो डिफरेंट टाइप ऑफ टोटल 6 कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं लैंडिंग के. सो इन्हीं पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है या इनका क्या फायदा है. तो बिजनेस ऑफ लैंडिंग इज नॉट विदाउट सर्टेन इनहेरेंट रिस्क, यानी अगर कोई बैंक लोन प्रोवाइड करता है तो उसके अंदर छुपा हुआ एक रिस्क होता है. बिना रिस्क के बैंक लैंडिंग का बिजनेस नहीं कर सकता. सो स्पेशली व्हेन द लैंडिंग बैंक डिपेंड्स लार्जली ऑन बोरोड फंड, यानी जो बैंक लैंडिंग कर रहा है वो किस पे डिपेंडेंट है? इस पैसे पे डिपेंडेंट है. और इस पैसे पे डिपेंडेंट है तो ये एक प्रकार से क्या है? बैंक की बोरोइंग है, जो बैंक ने किससे बोरोइंग की है? डिपॉजिटर से. किससे की है? डिपॉजिटर से. ठीक है, तब बैंक लैंडिंग कर रहा. तो बैंक की डिपेंडेंसी किस पे? डिपॉजिटर के फंड पर है. ठीक है, सो इसीलिए यहां पर कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग्स को फॉलो किया जाता है. और क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि इनमें से कौन से कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ लैंडिंग है. तो आपको ये 6 प्रिंसिपल्स याद रखने होंगे. पहला होता है सेफ्टी ऑफ फंड. क्या होता है? सेफ्टी ऑफ फंड. दूसरा होता है लिक्विडिटी, यानी जो भी सिक्योरिटीज हैं वो मार्केटेबल होनी चाहिए. तीसरा होता है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी बैंक के लिए लाभ होना चाहिए. चौथा होता है पर्पस, यानी किस काम के लिए बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क, है ना, बैंक अगर एक ही सेक्टर को फाइनेंस कर देगा और अगर वो सेक्टर लॉस में चला गया तो बैंक को बड़ा रिस्क होगा. इसीलिए बैंक से कहा जाता है कि जो बैंक का लेंडिंग पोर्टफोलियो होता है उसमें क्या होना चाहिए? डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, और फिर आता है लास्ट सिक्योरिटी. तो इन 6 प्रिंसिपल्स पे हम लोग पहले क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे. ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है? सेफ्टी. सेफ्टी ऑफ फंड. सो सेफ्टी फर्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. लेंडिंग, एक अच्छा लोन देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि बैंक को सेफ्टी का रूल फॉलो करना चाहिए. व्हेन द बैंकर लेंड सर्टेन मनीज, he has to ensure that the advance is safe and the money lent will come back. इनका कहना है कि जब भी कोई बैंक लोन देता है, जब भी कोई बैंक अगर लैंडिंग करता है, क्या करता है? जब भी कोई बैंक अगर क्या करता है? एडवांस प्रोवाइड करता है या लोन प्रोवाइड करता है, तो बैंक को यहां पे दो चीजों को ध्यान में रखना होता है. एक तो ये एडवांस क्या होना चाहिए? बैंक का सेफ रहना चाहिए. दूसरा, जो टाइम पर, जिस टाइम पर ये पैसा वापस आना है वो क्या जाना चाहिए? कम बैक, यानी दोबारा बैंक के पास वापस आ जाना चाहिए पैसा. ठीक है दोस्तों, डन है? क्लियर है?
सो यहां पे लिखा है द बैंकर इज द कस्टोडियन ऑफ पब्लिक फंड एंड लैंड मनी इंटरेस्टेड टू हिज केयर बाय द डिपॉजिटर टू द रैपिड इन अकॉर्डेंस विद द टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट। इनका कहना है कि बैंक जो भी पैसा एडवांस के तौर पे बोरोवर को प्रोवाइड कर रहा है, ये कुल मिला के जो पैसा बैंक के पास है, ये बैंक के पास जो पैसा है वो किसका है? डिपॉजिटर का। यानी डिपॉजिटर के पैसे का कस्टोडियन बैंक एज अ कस्टोडियन के तौर पे वर्क करता है। तो जब भी ये अपने पैसे की डिमांड करेंगे, बैंक को इनका पैसा क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। तो बैंक के पास सुरक्षा के तौर पर ये पैसा डिपॉजिटर ने रखा है। ठीक है दोस्तों। सो द रीपेमेंट ऑफ लोन डिपेंड्स अपॉन द मतलब तीन कंसेप्ट के ऊपर किसी बोरोवर के द्वारा जो पैसा रिटर्न होना है वो डिपेंड करता है। पहला, उस बोरोवर की कैपेसिटी होना चाहिए कि वो बैंक का पैसा वापस कर पाए, यानी बैंक जो बोरोवर है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो रीपे कर पाए। सेकंड, उसकी बिलिंगनेस होनी चाहिए। अब पता चला उसके पास कैपेसिटी तो है रीपे करने की, बट वो इच्छा से रीपे नहीं कर रहा और बिल्कुल डिफॉल्ट कर रहा। तो फर्स्ट वन इज कैपेसिटी टू पे, बिलिंगनेस टू पे, और थर्ड इज इनकम जनरेशन। जब तक इनकम ही जनरेट नहीं होगी तब तक वो रीपे नहीं कर पाएगा। सो बैंक को फॉलो करना होता है ना, अटमोस्ट केयर, है ना, किस बात की? कि जब भी कोई लोन दे रहे हैं तो बोरोवर की कैपेसिटी को देखा जाए, उसकी बिलिंगनेस को देखा जाए और इनकम जनरेशन कैपेसिटी को भी देखा जाए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था? सेफ्टी। दूसरा होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? इट नीड टू बी इंश्योर दैट मनी लेंट इज नॉट locked up for the long time. The money should return to the bank as per the repayment schedule. यानी बैंक को इस बात का ख्याल रखना होता है कि बैंक ने जो भी पैसा लोन के तौर पर लैंडिंग की है, जो भी पैसा बैंक ने लोन के तौर पर लैंडिंग की है, वो पैसा बोरोवर के पास लॉन्ग समय तक ना रह जाए, है ना। यानी बैंक ने जिस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी रीपेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो भी रीपेमेंट शेड्यूल के अकॉर्डिंग रीपेमेंट की मतलब शेड्यूल के अकॉर्डिंग लोन प्रोवाइड किया है, वो पैसा बोरोवर से रीपेमेंट शेड्यूल पे बैंक के पास क्या जाना चाहिए? वापस आ जाना चाहिए। सो बैंक इसके लिए एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट के कंसेप्ट को फॉलो करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट? एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट, ALM, ठीक है। याद रखिएगा, एसेट्स लायबिलिटी जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है, क्या होता है? मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है, ये क्यों यूज किया जाता है? एसेट्स लायबिलिटी मिसमैच को खत्म करने के लिए। एसेट्स लायबिलिटी मिसमैच को खत्म करने के लिए, क्या करने के लिए? मिसमैच को खत्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एसेट्स लायबिलिटी मिसमैच ALM क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, जो भी डिपॉजिटर्स होते हैं, जो भी डिपॉजिटर्स होते हैं, वो बैंक के पास अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट करते हैं। किसके पास? बैंक के पास, ठीक। तो ये जो पैसा डिपॉजिट किया गया है शॉर्ट टर्म के लिए, ये बैंक की क्या होती है? लायबिलिटी। क्या होती है दोस्तों? लायबिलिटी होती है। अगर बैंक इस पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए लैंडिंग कर दे, लॉन्ग टर्म के लिए अगर वो क्या कर दे? लैंडिंग कर दे, ठीक है, किसी भी बोरोवर को, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एसेट्स लायबिलिटी मिसमैच। क्योंकि जो बैंक लोन देता है वो बैंक का क्या होता है? एसेट्स होता है। तो एसेट्स आपने लॉन्ग टर्म में, यानी पैसा लोन के तौर पे लॉन्ग टर्म में दे दिया, और इनका पैसा जो आपके पास है वो शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न करना है। तो यहां से क्या आ जाएगा? मिसमैच। क्या आ जाएगा? मिसमैच आ जाएगा। और इसी मिसमैच को खत्म करने के लिए उतना पैसा एडिशनल बैंक को अरेंज करना पड़ेगा। जब वो अरेंज करेगा तो उसी को कहा जाता है एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट, ALM। क्या कहा जाता है? ALM, एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो वही बात यहां बताई गई है। कमर्शियल बैंक्स आर इसेंशियली शॉर्ट टर्म लेंडर्स। एक्चुअली आमतौर पर अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म लेंडर्स होते हैं, एज दे हैव टू रीपे द डिपॉजिट्स एज व्हेन दे आर मैच्योर और डिमांडेड। तो बैंक को डिपॉजिटर का पैसा वापस करना होता है, या तो वो जो समय के लिए मैच्योर, अगर वो लोन क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा, सॉरी, वो डिपॉजिट मैच्योर हो जाएगा, या फिर जिस दिन वो बोरोवर क्या कर देगा? अपनी डिमांड करेगा कि मेरा पैसा दो, तो उस दिन वापस करना पड़ेगा। तो इसीलिए बैंक को क्या फॉलो करना होता है? इन ऑर्डर दैट द बैंक डू नॉट रन द रिस्क बीइंग लिक्विड और फेल टू पे द डिपॉजिटर। तो बैंक ऐसे रिस्क को नहीं अपना सकता कि बैंक के पास एक तो लिक्विड की कमी हो गई और बैंक डिपॉजिटर का पैसा रीपे करने में फेल हो गया। सो बैंक क्या करता है? प्रेफर करता है, देखो एक्चुअली जब कोई भी बैंक
अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करेगा तो वो कहलाता है टर्म लोन। क्या कहलाता है? टर्म लोन। ठीक है। और बैंक जब शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, किसी भी इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म के लिए लोन प्रोवाइड करता है, तो वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल। तो बैंक आमतौर पे कौन सा लोन मतलब प्रोवाइड करने में अपने आप को प्रेफर करते हैं? वर्किंग कैपिटल वाला, शॉर्ट टर्म का एडवांस। ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या होता है? ये डिमांड लोन होता है। जिस दिन बैंक मांगेगा उस दिन ये पैसा बोरोवर को वापस करना होगा। ठीक है। सो इसी लिखा बैंक प्रेफर टू लेंड फॉर द वर्किंग कैपिटल पर्पस वेयर द एडवांसेस इज टेक्निकली रीपेबल ऑन डिमांड। तो यहां पर जो एडवांस दिए गए हैं वो रीपेबल ऑन डिमांड होते हैं, यानी बैंक जिस दिन मांगेगा उस दिन बोरोवर को क्या करना होगा? वापस करना होगा। सो इफ नॉट पेड ऑन डिमांड, अगर कोई भी बोरोवर डिमांड पर ये पैसा वापस नहीं करता है तो बैंक के पास एक चांस है कि वो सेल कर सकता है उन एसेट्स को जिन एसेट्स के अगेंस्ट में बैंक ने लोन प्रोवाइड किया है। अब मेन मुद्दा आया, तो ये जो एसेट्स को बैंक सेल कर सकता है, यही एसेट्स कैसे होने चाहिए? मार्केटेबल होने चाहिए और सेलेबल होने चाहिए, यानी जिन्हें तुरंत सेल किया जा सके। इससे बैंक के पास हमेशा क्या उपलब्ध रहती है? लिक्विडिटी उपलब्ध हो जाएगी तुरंत। तो लिक्विडिटी को ध्यान रखा गया। ठीक है। तीसरा पर्पस आता है प्रॉफिटेबिलिटी। सो अ फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एसेंशियल इन केस ऑफ लेंडिंग बाय द बैंक। अगर कोई बैंक लोन प्रोवाइड करता है तो जो भी लोन मतलब जो भी लेंडिंग करता है तो वो एक प्रकार से बैंक का क्या है? इन्वेस्टमेंट है। तो इस पे क्या आना चाहिए? फेयर रिटर्न आना चाहिए। तो बैंक आर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग इज द मोटो ऑफ द बैंक टू पे एडुकेट डिविडेंड टू द स्टेक होल्डर्स। क्योंकि बैंक क्या होता है हमारा? बैंक क्या होता है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी व्यापार करता है। कैसा है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो बैंक का कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो बैंक का उद्देश्य क्या होता है? कि बैंक प्रॉफिट को अर्न करे और जिन लोगों का बैंक में पैसा लगा है उनको बैंक क्या प्रोवाइड करे? डिविडेंड प्रोवाइड करे, यानी लाभ का एक अंश डिविडेंड प्रोवाइड करे। एन इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ 3 और 4% बिटवीन द लेंडिंग एंड बोरोइंग इज इसेंशियल टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अब बैंक के लिए एक और समस्या है कि बैंक ने जो पैसा बोरो किया है, क्या किया है? बोरो, यानी जो पैसा बोरो किया है, ठीक है, किससे? डिपॉजिटर से। ठीक है। तो इस पे बैंक क्या प्रोवाइड करेगा? इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। डिपॉजिटर को क्या प्रोवाइड करेगा? इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट बैंक को पे करना है, ये जो इंटरेस्ट बैंक को पे करना है, और बैंक ने जो पैसा लेंडिंग की है उस पे बैंक को जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरेस्ट क्या होगा? रिसीव होगा। इनके बीच में 3 से 4% का क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट मार्जिन होना चाहिए। यानी अगर ये 3% है तो यहां पे 7% से नीचे बैंक लोन नहीं देगा। अगर ये 4% है तो फिर बैंक को यहां 8 से 9% पे लोन देना पड़ेगा। तो बैंक को ये मार्जिन क्यों लेना? क्योंकि बैंक को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए बैंक क्या करता है? 3 से 4% का अपने पास क्या रखता है? मार्जिन रखता है। सो प्राइसिंग ऑफ एडवांस इज मोर इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो यहां पर जो बैंक लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है वो एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बैंक के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस डिपेंड ऑन द कैटेगरी ऑफ एडवांस। अब कितना इंटरेस्ट बैंक लेगा, कितना इंटरेस्ट बैंक किसी भी लोन पे लेगा, ये डिपेंड करता है कि बैंक ने कौन सा लोन प्रोवाइड किया है। ठीक। और बोरोवर के साथ क्रेडिट रिस्क कितना है, क्रेडिट रिस्क कितना है बोरोवर के साथ, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। उस आधार पे बैंक अपना क्या डिसाइड करता है? इंटरेस्ट को डिसाइड करता है। ठीक है दोस्तों, डन है? क्लियर है? नाउ अगला पॉइंट आता है हमारा पर्पस। सो बैंक डू नॉट एंड कैन नॉट लैंड मेरली बिकॉज समवन आस्क फॉर द लोन। तो अगर कोई लोन मांगेगा तो बैंक तुरंत थोड़ी लोन दे देगा। इफ अ बोरोवर वाज टू रीपे द मनी ही सी विल हैव टू यूज इट वाइजली एंड नॉट मेरली स्पेंड द सेम। तो अगर कोई बोरोवर बैंक से लोन लेता है तो उसको रीपे करना, अगर वो चाहता है कि वो रीपे करे, तो जो पैसा उसने लोन के तौर पे लिया उसे बुद्धि के साथ उसे खर्च करना पड़ेगा। इन व्यू ऑफ दिस बैंक लैंड द प्रोडक्टिव पर्पस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक ने जो लोन प्रोवाइड किया है उस पैसे को प्रोडक्टिव पर्पस में आप यूज करिए। लोन फॉर अनडिजायरेबल एंड स्पेकुलेटिव पर्पस कैन नॉट बी ग्रांटेड।
तो ऐसी जगह पर जहां पे आरबीआई ने मना किया है या संदिग्ध जगह, वहां पे आप लोन नहीं दे सकते। सो आरबीआई ने प्रोहिबिटेड भी किया है कुछ क्षेत्रों में लेंडिंग करने को, ठीक है, जैसे सट्टा मट्टा ये सब होते हैं, वहां पर आप लेंडिंग नहीं कर सकते। फिर आ जाता है डाइवर्जन ऑफ द फंड, डाइवर्जन ऑफ द रिस्क, रिस्क को क्या करना, डाइवर्ट करना। जैसे कि अगर मान लीजिए बैंक ने किसी एक ज्योग्राफी में, किसी एक ज्योग्राफी में या किसी स्पेसिफिक सेक्टर में या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को अगर बैंक ने फाइनेंस किया है, और अगर ये ज्योग्राफी या सेक्टर या इंडस्ट्री किस में आ जाए, लॉस में आ जाए, तो बैंक का पैसा तो डूब जाएगा। तो बैंकों को सलाह दी जाती है कि बैंक अपने लोन पोर्टफोलियो में जो भी पैसा दे रहा है वो डिफरेंट कैटेगरीज में लोन देना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, जब अलग अलग कैटेगरीज, मान लो एक ए कैटेगरी को दिया, एक बी को दिया, एक सी को, एक डी को, तो यहां पे उसने क्या किया, जो रिस्क था वो डाइवर्सिफाइड कर दिया। कुछ रिस्क ए के साथ जुड़ा होगा, कुछ बी के साथ, कुछ सी के साथ, कुछ डी के साथ, सभी तो एक साथ नहीं डूबेंगी। तो इसी को कहा जाता है रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। क्या कहा जाता है, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। सो यहां पे रिस्क को क्या कर दिया, डाइवर्सिफाइड, ठीक है दोस्तों। रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ही डाइवर्सिफिकेशन को यूज किया जाता है। अब बैंकर शुड अवॉइड कंसंट्रेशन रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क का मतलब जब आप किसी विशेष कैटेगरी को लोन देते हैं तो वहां से कंसंट्रेशन रिस्क आता है। तो फॉर नॉट एक्सपोज द बैंक टू अ सिंगल और ग्रुप ऑफ बोरोवर्स और पर्पस और ज्योग्राफी, तो किसी एक विशेष व्यक्ति को या ग्रुप को या किसी विशेष पर्पस या ज्योग्राफी को लेंड नहीं करना चाहिए। एंड इंडस्ट्री और ट्रेड में बी सब्जेक्ट टू बिजनेस साइकिल, ये सभी किस पे डिपेंड करते हैं, बिजनेस साइकिल पे। और प्राइस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज में हैव शार्प फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पे जो गुड्स एंड मतलब जो गुड्स होते हैं, उन कमोडिटीज होती है, उनके प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। जैसे आज शेयर मार्केट फिर फ्लक्चुएट हुआ। सो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कंट्री में पैरालाइज बिजनेस इन द एरिया। अगर किसी एरिया में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आ रहा तो वहां के बिजनेस को पैरालाइज कर देती है, अपंग कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्ट डाउन, है ना, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था थी वो गल गई थी। कब, जब सब प्राइम क्राइसिस आए थे 2008 और 9 में। तो वो इसी का एग्जाम्पल था। अगर उसमें डाइवर्सिफिकेशन को यूज किया गया होता तो इतनी समस्या नहीं आती, ठीक है दोस्तों। फिर आता है सिक्योरिटी। द सिक्योरिटी ऑफर अगेंस्ट द लोन में कंसिस्ट ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ आइटम। अगर कोई भी व्यक्ति लोन लेता है और लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो एक नहीं बहुत सारे आइटम ऐसे या एसेट्स ऐसे हैं जिनके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। जैसे प्लॉट और लैंड के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, बिल्डिंग के अगेंस्ट में, फ्लैट के अगेंस्ट में, शॉप के अगेंस्ट में, ऑर्नामेंट यानी ज्वेलरीज जो होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स। तो ऑल दीज आर द सिक्योरिटीज। और लोन के अगेंस्ट में अगर आप सिक्योरिटीज लेते हैं तो आपका लोन क्या होता है, सिक्योर्ड होता है, ठीक है। अब 7 सीज ऑफ क्रेडिट, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 7 सीज ऑफ क्रेडिट इज अनदर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, एक और फ्रेमवर्क है कार्डिनल प्रिंसिपल के साथ, 7 सीज ऑफ क्रेडिट। 7 सीज में हमें 7 सीज, कैरेक्टर को ध्यान रखना होता है, बोरोवर की कैपेसिटी को ध्यान में रखना होता है, उसके पास कितनी कैपिटल है, लोन के अगेंस्ट में क्या कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, कंडीशंस क्या क्या है, कैश फ्लो क्या क्या है, और क्रेडिट वर्दीनेस। ये 7 सी को हम फॉलो करते हैं 7 सी के तहत, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ बोरोवर्स की। किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ बोरोवर्स। तो यहां पर जो लोग बैंक के पास लोन लेने आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं बोरोवर। सो बोरोवर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक सोल प्रोप्राइटर से फर्म भी हो सकता है। बोरोवर एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है। बोरोवर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकता है, कंपनीज भी हो सकती हैं, स्टैचुरी कॉरपोरेशंस भी हो सकते हैं, और ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स होते हैं और इन्हें अलग अलग नियम और लॉ के तहत रेगुलेट किया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल बोरिंग करने आता है तो उसके ऊपर जो एप्लीकेबल लॉ होगा वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म लोन लेने आती है तो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत काम करेगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लोन लेगी तो उसे जो लॉ हिंदू के ऊपर एप्लीकेबल होगा, कस्टमरी लॉ पर्टेनिंग टू हिंदूज, उसके तहत। कंपनीज लोन अगर बोरिंग करेंगी तो इनके ऊपर कंपनी एक्ट लागू होगा। स्टैचुरी कॉर्पोरेशंस के ऊपर वो एक्ट लागू होगा जिस एक्ट के तहत उस स्टैचुरी कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई है। स्टैचुरी कॉर्पोरेशंस वो होते हैं जिनके लिए कोई विशेष
एक्ट संसद में पास किया जाता और उस एक्ट के तहत उनकी स्थापना की जाती, जैसे एसबीआई एक्ट 1955, तो उसके तहत एसबीआई की स्थापना हुई। एलआईसी एक्ट 1956, एलआईसी की स्थापना हुई। सेबी एक्ट 1992, सेबी की स्थापना हुई। ऑल दीज आर द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। ट्रस्ट के ऊपर इंडियन ट्रस्ट एक्ट और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत लॉ लगते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू होता है। ठीक है दोस्तों। नाउ टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, तो जो भी बैंक लोन प्रोवाइड करता है, बैंक दो प्रकार की क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्रेडिट कितने प्रकार से प्रोवाइड करता है? दो प्रकार से क्रेडिट फैसिलिटीज बैंक प्रोवाइड करता है। एक होता है फंड बेस क्रेडिट, जहां पे बैंक डायरेक्ट पैसा, फंड बेस यानी पैसा लोन के तौर पे प्रोवाइड करता है क्रेडिट। और दूसरा होता है नॉन फंड बेस क्रेडिट। क्या होता है दोस्तों दूसरा? नॉन फंड बेस क्रेडिट। ठीक है। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट में क्या होता है कि जहां पर बैंक डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, बट उसके एवज में बोरोवर या बेनिफिशियरी को, बोरोवर के पार्ट पे बेनिफिशियरी को गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करता है। ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, क्रेडिट फैसिलिटी आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। ठीक है। फर्स्ट वन इज फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी और दूसरा होता है नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। सबसे पहले बात करेंगे फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज। These involve the outflow of the fund, thereby the money of the banker is lent to the customer। तो यहां पर बैंक क्या करता है? बैंक कस्टमर को, जो बोरोवर है हमारा, क्या है दोस्तों? बोरोवर है, उसको सीधे सीधे फंड देता है। क्या देता है? सीधे सीधे फंड देता है ना। कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट इसका एग्जाम्पल है। टर्म लोन, डिमांड लोन इसका एग्जाम्पल है। बिल फाइनेंस इसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार नॉन फंड बेस लिमिट भी बैंक प्रोवाइड करता है। नॉन फंड बेस क्रेडिट नहीं, लिमिट प्रोवाइड करता है। वाइल असर्टेनिंग द क्रेडिट नीड ऑफ द बोरोवर, जब बैंक को लगता है कि बोरोवर की क्या क्या क्रेडिट नीड है, द बैंकर एक्सेस बोथ फंड बेस और नॉन फंड बेस लिमिट रिक्वायर्ड बाय हिम। तो बैंक असेस करेगा कि इसको कितनी फंड बेस लिमिट चाहिए, कितनी नॉन फंड बेस। ठीक है। टुगेदर एंड सैंक्शन देम एज अ पैकेज। सो नॉन फंड बेस लिमिट आर नॉर्मली ऑफ 4 टाइप्स: बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडर राइटिंग और क्रेडिट गारंटी और डेरिवेटिव। ऑल दीज आर द नॉन फंड बेस लिमिट्स या नॉन फंड बेस क्रेडिट का एग्जांपल है बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडर राइटिंग या डेरिवेटिव्स। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। ठीक है। और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यदि आप JAIB एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, JAIB एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं मई 2026 के लिए, 2026 के लिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप हमारे महापैक के थ्रू प्रिपरेशन करिए। महापैक हमारा होता है वन स्टॉप सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन? वन स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप की पूरी तैयारी के लिए सिर्फ एक महापैक काफी है। ठीक है। सो यहां पे आपके चारों कंपलसरी पेपर कवर होते हैं। 6 मंथ महापैक आप लीस्ट प्राइस 2799 में, 12 मंथ महापैक 3999 में और 24 महीने का महापैक 5999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ फाउंडेशन बैच 2.0 भी आपके लिए अवेलेबल है मई 2026 के लिए। रेगुलर प्लान 1999 और प्रो प्लान आप 2999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए हमारा MCQ बैच भी अवेलेबल हो गया है और इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सिर्फ MCQ बैच की तैयारी करना चाहते हैं। और कंप्लीट तैयारी के लिए आपके लिए महापैक बेस्ट होता है। महापैक जिन्होंने लिया उनको ये बैच उसी में इनबिल्ड मिलेगा, बस आपकी वैलिडिटी होना जरूरी है। आरबीआई ग्रेड बी के लिए समर्थ 2.0 बैच है जो कि फेस 1 और 2 दोनों की तैयारी के लिए पर्याप्त है। और अगर आप JAIB की तैयारी बुक्स से करना चाहते हैं तो बुक्स सबसे बेस्ट होती हैं और बुक्स में बहुत अच्छी तरह से सभी चीजों को समझाया गया है। इन्हें कहा जाता है, हमारी जो PW की बुक्स है JIB की बैंकर से सेट ऑफ 4 बुक्स। ठीक है। सो ये लीस्ट प्राइस 12 से 24 में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और PW स्टोर से आप बाय कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलेंगे मॉड्यूल बी के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या टॉपिक के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तभी आपको हमारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन समय पर मिल पाएगी। थैंक यू ऑल।